है, लेंस शेपेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल होता है, मतलब अलग अलग मतलब शेप का होता है, लेकिन हम लोग किसी एक शेप को चुनते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वह डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है ना। इसका ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही इनर मेम्ब्रेन भी यह परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब होता है जो पूरे सॉल्यूशन को आने दे, उसे कहा जाता है परमिएबल। क्योंकि ये मेम्ब्रेन है और यह बाउंड्री बना रही है, तो बाहर से कोई भी चीज अंदर आएगा, अंदर से कोई भी चीज बाहर जाएगा। तो इस मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वह होता है परमिएबल। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला, वह क्या होता है, परमिएबल। परमिएबल मीन्स सॉल्यूशन पूरा आने दे, मतलब कि यह सॉल्यूट को भी आने देता है और सॉल्वेंट को भी आने देता है, तो यह परमिएबल टाइप का मेम्ब्रेन होता है। बट इनर मेम्ब्रेन जो होता है वह सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर या बाहर जाने दे, तो उसे कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, अब दोनों के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये स्पेस होता है, ये बहुत कम होता है, ये इसका जो साइज होता है वो माइक्रोन में चला जाता है। माइक्रोन मतलब कि बहुत ही गैप बहुत ही कम होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो गैप होता है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में इन दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर अगर चले, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चले, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपको बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इस तरह से। ये देखो ये कैसा आखिर शेप है, ये शेप ऐसा है जैसे कोई बैलून है, और बैलून मान लो गोल है, इसको आपने क्या किया, चपटा कर दिया। क्या कर दिया, ऐसे दबा दिया। दबाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर हुआ जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। समझ गए, इसका इमेज समझ गए ना, है ना। जैसे बैलून को दबाने के बाद जब वो चपटा हो जाता है तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो ये बैलून हो गया इसका पार्ट, ये मेम्ब्रेन, बैलून भी तो मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, और अंदर का खाली वाला पार्ट हो गया। तो इसी तरह से सैक लाइक, सैक मतलब होता है थैला लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये अंदर में प्रेजेंट। अच्छा, पहली बात तो अंदर का जो भी पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो भी पार्ट होता है इसे कहा जाता है स्ट्रोमा, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा में मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन का बना होता है, सैक लाइक थैलेनुमा रचना पाया जाता है जिसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। और यह क्या होता है, जस्ट लाइक बंडल में प्रेजेंट होता है, स्टॉक में प्रेजेंट होता है। इस तरह से यह आपको पूरे में इस तरह से आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत जगह आपको
पूरे क्लोरोप्लास्ट में इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इंडिविजुअली ये जो पार्ट है, ये जो अकेला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है थैलाकॉइड। और सभी थैलाकॉइड क्या होते हैं, आपस में एक के ऊपर एक सज जाते हैं, है ना। जैसे लगता है कोई सिक्का रखा हुआ, सिक्के का जो सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं ना, तो क्या होता है, पिलर जैसा बन जाता है, तो वैसा ही दिखता है। इस पूरे पार्ट को कहा जाता है ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर होता है, प्लूरल ग्रेना कहा जाता है ना। इसलिए ग्रेनम भी लिखा रहता है, ग्रेना भी लिखा रहता है। तो सिंगुलर को ग्रेनम बोलते हैं और सबको मिलाकर के ग्रेनम बोलते हैं, है ना। ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम। अब देखो, ये ग्रेनम में हमने बनाने के हिसाब से थैलाकॉइड 1 2 3 4 5 6 7 थैलाकॉइड हमने प्रत्येक ग्रेना में इसमें दिखाई है ना। तो उसका नंबर जो होता है वह अलग अलग होता है, ग्रेनम। अब क्या होते हैं, सभी ग्रेनम आपस में, सभी जो ग्रेनम होते हैं वह आपस में ट्यूबुलर, मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से, है ना। ये भी देखो, ये ट्यूब लाइक दिख रहा है ना, ये ट्यूब लाइक होता है और मेम्ब्रेनस ही होता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे मेला वगैरह में देखते होगे आप लोग, गांव वगैरह जाते होगे तो एक लंबा सा बैलून होता है पाइप वाला, है ना, उसको बांध भी लेता है बच्चा सब गला उला में। तो जस्ट लाइक वैसा ही ये होता है, लंबा लंबा होता है, ठीक है। इसका जो नाम है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिले। चूंकि यह स्ट्रोमा में है, अधिकांश पार्ट इसका स्ट्रोमा में है, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिले। ये स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रोमा के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रोमा के अंदर आपको कल ही बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, अपना आरएनए होता है ना। तो स्ट्रोमा के अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दिखाई देता है। डबल स्टैंडर्ड आपको बता चुके हैं कि डीएनए 2 धागों का बना होता है, एक ये और एक ये। ऐसे देखें हम लोग पिक्चर, तो 2 धागों का होता है, स्ट्रैंड का होता है, इसलिए इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। डीएस सर्कुलर होता है। ये जो दिख रहा है ये है आपका राइबोसोम, है ना। उसके अलावा कुछ मात्रा में आरएनए भी मिलता है ना। तो डीएनए और आरएनए और राइबोसोम, ये तीनों होना क्लोरोप्लास्ट का एक यूनिक मतलब इसका क्वालिटी है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये तीनों पाए जाते हैं। तो उसको बंद कर देना, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी तीनों पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस, उसके अलावा, है ना। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम इनके पास होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, यह 2 स्टेप में पूरा होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन कहते हैं जिसको, और जिसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन भी होता है, इसमें क्या होते हैं, सूर्य का लाइट पड़ता है और लाइट पड़ने के बाद एटीपी वगैरह का निर्माण होता है, वो सब इसके लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। डार्क रिएक्शन जो है, इसमें डायरेक्ट फूड बन जाता है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। तो लाइट रिएक्शन अगर देखा जाए
तो लाइट रिएक्शन यह आपको ग्रेना में होता है। कहां होता है? तो ग्रेना क्या होता है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहां होता है? स्ट्रोमा में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लाइट कहां आएगा? ग्रेना में। लाइट को अवशोषित करेगा और जाकर के फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आगे हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा डीप इसको पढ़ेंगे। वहां पर पढ़ेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोप्लास्ट वहां पर कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है ना। तो यहाँ पर बस आपको यही याद रखना है कि ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अब बात रहा कि अभी तक सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिए हम लोग, है ना, लेकिन क्लोरोफिल कहीं नहीं मिला। तो क्लोरोफिल देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्लोरोफिल आपको थैलाकॉइड में होता है। ये हमने फिगर क्लोरोप्लास्ट है और इधर फिगर थैलाकॉइड का बनाते हैं। थैलाकॉइड क्या है भाई? यह मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये थैलाकॉइड का फिगर है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हुआ, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन हुआ, जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। और अंदर का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन। खाली जो जगह होता है ल्यूमेन होता है ना। तो थैलाकॉइड जो होता है इसी पर ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इस तरह से, है ना, कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ना। यही होते हैं क्लोरोफिल्स। है ना। ये जो होता है क्लोरोफिल्स, ये जो दिखा रहे हैं मेम्ब्रेन में, ये क्लोरोफिल्स है, क्लोरोफिल्स। लेकिन क्लोरोफिल जो होता है वह ग्रुप में प्रेजेंट होता है। कभी भी क्लोरोफिल अलग नहीं होता है और ये ग्रुप में प्रेजेंट होता है और इस ग्रुप को बोलते हैं क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम है इसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल देखा जाए तो लगभग 230 से 400 क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं। और भी कुछ कुछ पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल की संख्या जो होती है 250 से 300 होती है। तो इस तरह से यूनिट होता है क्वांटासोम। अब जब लाइट पड़ता है ऊपर से, इस तरह से जब लाइट पड़ता है, लाइट आया, पत्तियों में पड़ा, पत्तियों से मेजोफिल सेल में गया, मेजोफिल सेल से क्लोरोप्लास्ट में आया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आया और कहां पर जाता है जाकर के? वह क्वांटासोम। लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? क्वांटासोम। बिना लाइट के एब्जॉर्प्शन किए हुए फोटोसिंथेसिस असंभव है, हो ही नहीं सकता है। तो लाइट का अवशोषण होना चाहिए। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? क्वांटासोम या क्लोरोफिल हमारे बॉडी में नहीं है। हमारे बॉडी में रहता तो हम भी कर सकते थे। समझ रहे हो? तो क्वांटासोम होता है, यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्वांटासोम को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसी को बोला जाता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम कहा जाता है इसको। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आज देख भी लिए कहां पर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल। वह भी ग्रुप्स में होता है, जिसको बोलते हैं क्वांटासोम। ठीक है।
लाइट रिएक्शन जो होता है और डार्क रिएक्शन, ये प्लांट हो गया, ये पत्ती हो गई। आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में बताए थे कि सूर्य देवता तो अनंत है, इनका लाइट तो फ्री में आएगा। लाइट आ गया, ठीक है। लाइट को क्वांटाजोम ने एब्जॉर्व किया और मिट्टी के अंदर से क्या आता है? पानी आता है। क्या आता है भाई? पानी। क्या आता है? पानी। देखो बिल्कुल सिंपल है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हवा से आता है। क्या आता है? हवा से आता है। लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है और डार्क रिएक्शन में CO2 का उपयोग होता है। समझ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है? लाइट, पानी और CO2, H2O, CO2, 3 चीज है। अब क्लोरोफिल तो अंदर में है ही, क्लोरोफिल तो पत्ती के अंदर है ही। अब पानी जो है, पानी लाइट जैसे आता है, ये पानी टूट करके ऑक्सीजन में बदल जाता है और यह ऑक्सीजन पत्तियां बाहर छोड़ देती, जिसको हम लोग लेते हैं। लाइट रिएक्शन खत्म। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस यही है, मतलब बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में लाइट को क्वांटाजोम एब्जॉर्ब करता है और इसके ल्यूमेन में पानी होता है। क्या होता है यहाँ? और वो पानी क्या होता है? टूट करके ऑक्सीजन निकाल देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डार्क रिएक्शन कहाँ होना है भाई? स्ट्रोमा में। कहाँ होना है? स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 आएगा और ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो ग्लूकोज ही स्ट्रोमा में मिलेगा आपको और जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलेगा? इससे निकलेगा। क्लियर हो गया ना? मतलब शॉर्ट में याद रखिए कम से कम। अभी भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट में याद करना है। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसको लिखेंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज बनेगा अभी, है ना? इसको लिखेंगे तो इसका बहुत सारा लैंग्वेज बनेगा। सबसे पहली बात, आप लोग देखते भी रहो लैंग्वेज, क्योंकि जरूरी है। सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग अपने तरीके से CP लिख देते हैं। क्लोरोप्लास्ट H डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली। दो ही सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो डबल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। दिख भी रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस होता है। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन परमेबल है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल। उसके बाद क्या करेंगे? अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अंदर का जो प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है, अंदर का जो प्रोटीनियस मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, है ना? इनर प्रोटीनियस मैट्रिक्स
इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में ही क्या होता है? डार्क रिएक्शन। क्या होता है भाई? डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा क्या है? साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा इज साइट, साइट मतलब होता है जगह। स्ट्रोमा इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, थैलाकॉइड को। अब है तो स्ट्रोमा में ही है ना, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या है? यह मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेनी मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर present that is thylakoid। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड बोलते हैं। अब क्या है? थैलाकॉइड क्या है? स्टॉक के रूप में होता है। थैलाकॉइड्स अरेंज इन स्टॉक, स्टॉक नहीं स्टैक, स्टैक मतलब होता है, इसका मतलब ढेर होता है ना? स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, पाइल्स ऑफ कॉइन आर कॉल्ड ग्रेनम, है ना? ग्रेना कहलाता है। तो उसके बाद ग्रेना क्या है भाई? ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ग्रेना इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर और भी क्या क्या, हाँ इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ग्रेना क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे अटैच होता है? ग्रेनम, ग्रेना आर अटैच विथ ट्यूबुलर membranous structure that is stroma lamella, स्ट्रोमा लैमले कहलाती है। ठीक है, बस जो आपको बताए बस उसी को लिखा जा रहा है। उसके बाद भाई क्या है? उसके बाद जो थैलाकॉइड है उसके मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ईच थैलाकॉइड contains groups of chlorophyll is thylakoid thylakoid membrane contains group of chlorophyll and pigments that is known as quantazone। ठीक है, और क्वांटाजोम को क्या बोला जाता है भाई? क्वांटाजोम को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक यूनिट। यूनिट
फोटोसिंथेटिक यूनिट। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर क्या है? स्ट्रोमा के अंदर खुद का क्या है? खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसके पास एंजाइम्स है, जिस एंजाइम से फोटोसिंथेसिस होती है ना। फोटोसिंथेसिस जो होता है बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। वहां पर पढ़ोगे ना फोटोसिंथेसिस, ओवरऑल तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पानी से ये बना, पानी टूटा तो ऑक्सीजन बना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। और फोटोसिंथेसिस जितना डीप पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होता है। हल्का हल्का अगर पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है कि अगर डीप आप पढ़ लोगे, डीप क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अपने आप होने लगेगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा डीप पढ़ लेंगे उसको। बात को समझ रहे हो? वो तो आप लोग अभी पढ़ाई नहीं की हो, हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग को समझ में आता है कि जब स्टूडेंट थे तो उस समय समझ में आया था, है ना। बहुत अच्छा से पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, बहुत अच्छा से। जब क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिस किए तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आने लगा था, है ना, गलत होने लगा था। फिर थ्योरी देखते थे, बार बार ऐसे गलत होते गया, तब उस समय कुछ कुछ समझ में आया था, कुछ कुछ ही आया था समझ में। फोटोसिंथेसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे चेन रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ना है ना। लेकिन उसको बिल्कुल आसान बना देंगे, ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो वो याद हो जाता है। तो देख लो आप लोग, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? स्ट्रोमा में क्या क्या है? स्ट्रोमा कंटेन्स, क्या क्या होता है स्ट्रोमा के पास भाई? स्ट्रोमा के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अलावा इसके पास अपना आरएनए भी होता है, इसका अपना राइबोसोम भी होता है, और वह राइबोसोम जो होता है 70S होता है। एस पढ़ेंगे राइबोसोम जब पढ़ेंगे। तो यह हमने आपको पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, है ना। एनफ है, बहुत है, जितना लिखा देते हैं वो एनफ है भाई। उसको याद करो, एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सा हम लोग क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी देख ही लेते हैं। समझ में आया ना जी? समझ में आया ना? आप लोग बोलते कम हो, जैसे होता है ना स्टूडेंट कुछ कुछ बोलते रहता है तो अच्छा लगता है। अच्छा गर्मी है इसीलिए हम भी कुछ ज्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं, है ना। गर्मी में वैसे भी बोला नहीं जाता, हमसे खुद नहीं बोला जाता है, आप लोग से क्या बोलवाए। सही बात है, थोड़ा सा हीट ज्यादा होता है ना तो आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, सही है कि नहीं, नींद भी आता है ना। तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन देखिए, अब मेन जो फंक्शन है इसका भाई फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट का काम ही क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो यह साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं हवा से और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है? वह रेशियो बना रहता है, जो भी रेशियो है ना। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये क्या होता है? ये साइकिल चलते रहता है। जितना भी हवा में गैस है सबका साइकिल चलता है। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाएंगे, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ाएंगे, कार्बन साइकिल पढ़ाएंगे, फास्फोरस साइकिल पढ़ाएंगे। ये सब साइकिल 11th में भी एक जगह, 12 में भी, तो सबका साइकिल चलता है। तो क्लोरोप्लास्ट बैलेंस करता है। क्लोरोप्लास्ट
maintain ratio of oxygen and CO2 in atmosphere। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना। ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस होना है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, इतना जो गर्मी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? CO2 के कारण, ओजोन लेयर के छेद के कारण गर्मी हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस सही है ना। अच्छा, थोड़ा जब बात बता रहे हैं तो देख ही लेते हैं एक्चुअली में क्या है। देखो, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, समझना ग्रीन हाउस क्या होता है। आप जब ठंडे प्रदेशों में जाओगे, जहां ठंड पड़ता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता है और उस ठंड में पेड़ पौधे उगना संभव नहीं है। तो वहां क्या किया जाता है, एक ग्लास का एक घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्लास का घर। तो जैसे ही सनलाइट यहां पे आएगा, यहां पर पौधा लगा हुआ है, जैसे ही सनलाइट अंदर आएगा, हीट आया, अब क्या होगा, हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, वो टकरा के फिर अंदर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीट बढ़ जाता है ना। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, ग्लास हाउस, क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो अलग चीज है, ये ग्लास हाउस है ना जी। और चूंकि इसमें पौधा है तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पौधे का वृद्धि हो जाता है। इस तरह का जो घटना है इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कि ग्रीन हाउस में ग्लास लगाया, लाइट आया और उसका हीट अंदर ही रह गया और अंदर का तापमान बढ़ गया। बाहर का अगर 0 डिग्री है तो अंदर का 25 डिग्री चला जाता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है? तो क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैस का लेयर है। क्या है भाई? गैस का लेयर है, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। N2O वगैरह होता है, मीथेन होता है, तो ये सब गैसेस होते हैं, ये इसके चारों तरफ आवरण बनाए। अब क्या होता है, सनलाइट आया, अब ये पृथ्वी पर पड़ा, अब पृथ्वी पर पड़ा तो हीट क्या होता है, निकलता है बाहर की ओर। तो हीट जैसे ही बाहर जाएगा वो फिर रिटर्न हो जाएगा। लाइट आ सकता है, हीट जा नहीं सकता है। इसमें भी लाइट आ रहा है ना, तो लाइट अंदर आ गया, लेकिन हीट चाहेगा बाहर जाना, नहीं जा पाएगा। तो ये क्या होता है, यहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी पर टेम्परेचर मेंटेन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं रहता तो हमारी पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री होता। कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। अब दिक्कत क्या आ रहा है, ये गैस होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ये गैस होना क्या है, जरूरी है, नहीं तो तापमान कितना हो जाएगा, -18। तो ये इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये लेयर भी क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, अब जो थोड़ा मोड़ा हीट बाहर जाता था वो भी धीरे धीरे जाना बंद हो गया। ये जितना मोटा होते जाएगा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड खराब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई खराब चीज नहीं है हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका ज्यादा होना खराब हो रहा है। तुम लोग का तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में। जब हम लोग एम्स देते थे तो उस समय क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा टफ देता था, है ना। अभी
जो आपका है जो क्वेश्चन आता है वो कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। पहले जो क्वेश्चन आता था उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता था, जैसे आईआईटी जेईई एडवांस है ना, तो उसमें क्या है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता है। इसलिए बायोलॉजी का बच्चा क्या खाली पढ़ता है, कंसेप्ट। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आईआईटी वाला बच्चा उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन करता है, उस तरह का क्वेश्चन करता है, इसीलिए उसका टफ हो जाता है। तो पहले ऐसा आता था, कंसेप्ट का एप्लीकेशन आता। तो एक बार वही पूछा गया था एम्स में ही, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली बात कि सही चीज नहीं है या फिर गलत चीज है ना। तो उसमें आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना इज नेसेसरी फॉर आवर एटमोस्फेयर, है ना। उसके बाद लिखा हुआ था इट इज नॉट एविल गैस, एविल मतलब बुरा गैस, है ना, सही है, एविल नहीं है, बट इसका इंक्रीजमेंट हो जाना वो क्या है, वो गड़बड़ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इतना ही है ना। ऑक्सीजन कितना है हवा में, 20.98%, मतलब 21। नाइट्रोजन कितना है, लगभग 78%। अब इतना कम CO2 में भी हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया। सोचिए, इससे ज्यादा होना हमारे लिए खतरनाक है। खाली ग्लोबल वार्मिंग ही बढ़ रहा है इसके कारण, और कोई क्षति नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है तो सारा प्रॉब्लम है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गड़बड़ हो रहा है। हाँ, कम हो जाएगा। कम कैसे होगा, प्लांट लगाएंगे। प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है ना। प्लांट हमारे देश में नहीं है, 19% है। हमारे देश में जो जंगल है वो कितना है, मात्र 19%। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 40%। एक इज्जतदार देश के लिए 40% होना चाहिए। अमेरिका के पास बहुत है, बताए थे ना आप लोग को। अमेरिका वगैरह में शहर है तो शहर ही है, जो जंगल है तो जंगल ही है, कटेगा नहीं वो जंगल। और हमारे में ऐसा नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, काटते जा रहे हैं, है ना। तो अब CO2 बढ़ना खाली ग्लोबल वार्मिंग ही प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक और बात बता दें आपको कि इतना जो CO2 है वह प्लांट के लिए कम पड़ रहा है। मतलब CO2 बढ़ रहा है ना, प्लांट के लिए कम है। और हाँ, क्या नहीं होना चाहिए ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ है ना। अभी रह पा रहे हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, और 98% जो प्लांट है हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। चावल गेहूं सबका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ना प्लांट के लिए अच्छा बात क्या है, लेकिन CO2 बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है तो वो प्लांट के लिए हानिकारक है। मतलब दोनों में गड़बड़ ही है, समझ रहे बात को। फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे ये सब, तो आप लोग रियल में इसको समझोगे कि कितना जरूरी है। तो यहां पर देखिए CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो क्या करता है, यह मेंटेन करता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है, देखो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA है, पढ़ लिए। तो DNA चूंकि क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्मा में है तो इसका DNA कभी कभी इनहेरिटेंस कर लेता है। इनहेरिटेंस मतलब होता है माँ बाप के गुणों को बच्चों में लेके जाना। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, माँ बाप से गुणों को बच्चों में ले जाना। तो कभी कभी यह कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों।
साइटोप्लाज्मिक, पहले लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लिखे में मतलब कोई जरूरी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो स्टूडेंट जेनेटिक्स पढ़ता है ना उसको ये पता होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब होता है माँ बाप से गुणों को बच्चों में ले जाना। एक बात आप लोग को, सेल पढ़ रहे हो आप लोग, इसके लिए अभी आप लोग एलिजिबल नहीं हो समझने लायक, फिर भी देखो न्यूक्लियस आप लोग जानते हो, पढ़ना है हम लोग को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्मा। अब हम लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्मा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सबको मालूम है, समझ रहे? तो माँ बाप से गुणों को बच्चों में ले जाने का कार्य न्यूक्लियस का होता है। क्या होता है? लेकिन कभी कभी किसी किसी प्लांट में क्या देखा गया है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी लेके जा सकता है। तो उसी घटना को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसको अभी रट लेना है अभी थोड़ा सा इसको। तो हमारा ये दोनों भाई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना, ये खत्म हो गया है। और इसका कुछ क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन कुछ लोग किए थे ना, कर चुके हो? नहीं किए हो, करके लाना है। देखो भाई, इतना पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं पढ़ने का। बाहर जा रहे हो, जाओ। तो यह लिखा है हमने, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जो बना लिए हो फिर से बना के लाना, जो जो क्वेश्चन है डाउट इसको बनाकर ही लाना है, जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक्सरसाइज 1 का देखो क्या क्या क्वेश्चन बनाना है आपको। 4, 6, 9, 20, 26, 28, 31, 32, 33। तो ये है आपका क्वेश्चन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का है। आप बना चुके थे इसको, बना लिए थे? आप नहीं बनाए हो, बनाना है इसको जा करके। आपका भी नहीं बना था? हाँ नहीं बना था ना, आपको भी बना के लाना है। पढ़ाई नहीं करते हो घर में? आप करते हो? देखो पढ़ाई मतलब है कि क्वेश्चन बनाना। पिछले बार भी आप नहीं बनाए थे, क्या हो जाता है? अच्छा 2 गो रहना नहीं है, कुछ भी रहना नहीं है। अभी तो शुरुआत है ना, अभी उसके बाद बर्डन बढ़ जाएगा।
क्लोरोप्लास्ट छोटा छोटा चीज उठा के पूछ देता है। ये हम कल बता चुके हैं क्लाइडोमोनास में एक ही इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और मेसोफिल सेल में जो होता है 20 से 40 हो जाता है। पत्तियों में जो मेसोफिल सेल होती है उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। बताए ना, दोनों भाई है, दोनों क्या है, भाई है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के बाद दो दो झिल्ली होती है। ऑफ द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये थोड़ा सा लेस परमिएबल मतलब यह चीजों को आने जाने कम देता है, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसको लिखा है हम लोग, यह प्रोटीन का बना हुआ एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड, क्या है, फ्लैट है ये वाला, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स as present in the stroma. Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coin, है ना, इस तरह से piles of coin की तरह यह सजा रहता है। Called grana, singular इसको क्या बोलते हैं, granum, और the integranal thylakoid, है ना। देखो इसका एक और क्या दिया हुआ है, नाम दिया गया है इंटीग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेनल के अंदर में जो है, बीच में जो है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिनाe कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को क्या करता है, या जोड़े हुए रखता है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स इंक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। लिखा था ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, ल्यूमेन। ये छोटा भले लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत काम का है, ल्यूमेन याद रखना आपको। एनसीईआरटी में अगर एक लाइन लिख दिया है उसके बारे में तो समझिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूमेन है, और इसी को बताए थे, इसको क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वही भोजन का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, जो बाद में स्टार्च के रूप में बदल जाता है, एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी बनाता है ना। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, लिखा चुके हैं, मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड्स, ये लिख दिया है एनसीईआरटी ने। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ध्यान रखना, हम लोग साइटोप्लाज्म का जो राइबोसोम पढ़ेंगे, सेल का जो राइबोसोम होता है वह 80S का होता है, वहां पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने यहीं पर लिख दिया है। क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम छोटा होता है, 70 का होता है, और जो सेल का अपना राइबोसोम होता है 80S। आपको बताए थे ना कि राइबोसोम बेचारा ग्रुप होता है, वो कहीं भी पाया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, पार्टिकल कहते हैं उसको। तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्मा सब जगह पाया जाता है। तो वही इसने थोड़ा सा ये बात बता दी है आपको, ठीक है। तो यह आपका था क्लोरोप्लास्ट। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। जो चीज ऐसे घेर देते हैं ना, उसको जरूर आप लोग घर में जाकर के एनसीईआरटी उसी तरह से पढ़ोगे, समझ रहे हो। जो घेर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा दोनों भाई खत्म हो गया, अब जो है वह आता है हमारा नेक्स्ट, जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, है ना। तो आप देख रहे हो कि सब में कुछ न, मतलब सेल ऑर्गेनेल जितना भी है, सब में दो दो में कुछ न कुछ अपने आप में सिमिलरिटी है। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, कुछ न कुछ सिमिलरिटी था।
उसके बाद पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों में भी क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। उसके बाद सेंट्रियोल पढ़ेंगे और राइबोसोम पढ़ेंगे, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे, इनमें कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो हम लोग 2 भाई खत्म कर दिए, फिर से 2 भाई है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। तो आगे का हेडिंग होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, गड़बड़ा दिया इसने, वो ऑटोमेटिक है ना वो। अच्छा फिर से लिखते हैं, रेटिकुलम, है ना, बस यहां यू आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, जानते ही हो आप लोग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर इसके बारे में देखें तो इसका जो डिस्कवरी था, इसका डिस्कवरी पोर्टर साहब ने किया था। ये वही रह गया था ना, डिस्कवरी किसने किया था, पोर्टर साहब ने। पोर्टर साहब ने इसे दिया, देखा था, और इसका नाम भी इन्होंने रख दिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद इसका अगर इंट्रोडक्शन हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन अगर देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी के जैसा ही है। उसको बंद कर देना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वह गोल्जी बॉडी जैसा ही है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड होता है, और गोल्जी बॉडी एक ही जगह होता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स नहीं कहते। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब देखोगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह बहुत पतला पतला, बहुत माइन्यूट, बहुत ही फाइन ट्यूबुल्स होते हैं, है ना, ट्यूब जैसा दिखेंगे आपको, एक जगह नहीं दिखेंगे, हर जगह आपको ये देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसका अगर पहले अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना ले तो ज्यादा अच्छा है। ये हमने थोड़ा सा काट करके बनाया है। ऐसे करके बाहर में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये यहां से यहां तक या साइटोप्लाज्मा होगा, क्योंकि ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है आपका न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस वाला पार्ट है। थोड़ा सा कट करके दिखाएं, ये है न्यूक्लियस। थोड़ा सा इसका पार्ट बना चुके हैं ये, और ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर तो यह साइटोप्लाज्मा में बिखरा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर यह एक जगह भी प्रेजेंट होता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये आपको और भी जगह आपको यह इस तरह से ट्यूब ट्यूब जैसा होता है, ये इस तरह से आपको फैला हुआ मिल जाएगा, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है या इन्वेलप है। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसको बुक्स क्या करती हैं, इसको इन्वेलप भी लिखती है, इन्वेलप ढकने वाला, है ना, कवरिंग, कवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही भी बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण यही करता है, समझ रहे बात को। ये नहीं कि इससे निकला हुआ है, इससे निकला हुआ नहीं है, मतलब कि यह इसको बनाया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बार बार यही बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम भी होते हैं इस तरह से, और वह राइबोसोम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में भी होता है। लेकिन यार जो राइबोसोम होता है ये वाला पार्ट न्यूक्लियस के पास होता है और बाकी राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे यहां पर देखो राइबोसोम नहीं दिखा रहे, तो इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, SER पढ़ेंगे बाद में, लेकिन लिख देते हैं। और अगर ER पर राइबोसोम है तो उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको दिख रहा है तो ये आप कह सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बाहर की ओर जो है उसको कह सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ेंगे हम लोग स्मूथ रफ के। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बात जाहिर हो गई कि इसमें राइबोसोम होगा और इसके ल्यूमेन पे होगा, है ना, ऊपर के इसके सरफेस पर होगा, इसके सरफेस पर होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप समझे इसको, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन का ये सोचना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह छोटे छोटे फाइन ट्यूबुल्स होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्मा में क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे बार बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, फाइन
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या होते हैं, पूरे साइटोप्लाज्मा में फैले होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्कैटर्ड इन होल साइटोप्लाज्मा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्मा में यह आपको स्कैटर्ड होता है, मतलब बिखरा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहते। सो ER इज नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों का दोनों ही स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अलग होता है। ये फैला बिखरा रहता है, वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी have same structure but Golgi body form कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, जटिल बनाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हो यह सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। जैसे यहां पर आप इजीली देख रहे हो, यह सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली होता है, ठीक है। अब इसका ऑकरेंस देखते हैं। कहां पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। बट कुछ ऐसे भी यूकैरियोट है, जैसे ये आरबीसी में, स्पर्म में ये एब्सेंट होता है। क्या लिखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब एनिमल, प्लांट, ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल स्पर्म में नहीं होता भाई, एंड आरबीसी में भी यह एब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है, यह एब्सेंट होता है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, यह एक्चुअली में 3 पार्ट से बनकर मिलकर बना होता है। पूरा का पूरा ER वो होता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के बाद आपका वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is made by 3 parts, 3 पार्ट्स का होता है, 3 पार्ट से बने होते हैं। एक को कहा जाता है सिस्टर्नी,
दूसरा होता है वेजिकल्स। वेजिकल्स के बाद तीसरा जो होता है वह होता है आपका ट्यूबुल्स। सिस्टर्नी की बात करें तो यह फ्लैट होती है, पैरेलल ट्यूब है ना, पैरेलल स्ट्रक्चर होती है ना। वेजिकल जो है वह अंडाकार होती है इस तरह से, है ना। और ट्यूबुल्स जो होते हैं यह ट्यूब तो होती है लेकिन ये ब्रांच ट्यूबुल होती है, इस तरह से ब्रांच्ड होती है। अब तीनों का एक खासियत क्या होता है, तीनों में सिस्टर्नी और वेजिकल्स में राइबोसोम होते हैं। वेजिकल्स में भी राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण यह रफ दिखाई देता है, ग्रेनुलर दिखाई देता है। बट ट्यूबुल्स में कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। इसको ज्यादा रटना नहीं है, बस पॉइंट याद रखना है। फिगर को ही देखकर सिस्टर्नी क्या है, दीज आर पैरेलल फ्लैटेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ग्रेनुलर दिखाई देते हैं, दानेदार दिखाई देते हैं, रफ दिखाई देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। दीज आर ग्रेनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। वेजिकल्स कैसा दिख रहा है आपको, ओवल। दीज आर ओवल स्ट्रक्चर। उसके बाद यह भी ग्रेनुलर होता है। दीज आर ग्रेनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। वेजिकल्स और ट्यूबुल क्या है भाई, यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर और क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है इसमें, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। उसके अलावा इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट होता है। तो यह तीन प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तीनों मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण कर देते हैं। बट आपको दिखेगा ट्यूब जैसा ही दिखेगा, क्योंकि पहले लिखे हैं या छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ट्यूब्स के द्वारा ही ट्यूबुलर ही दिखते हैं, ट्यूब्स, है ना। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम या एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह दो प्रकार का होता है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट हो, रफ कहलाता है, और इसमें क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट। अब लगे हाथ थोड़ा सा हम लोग दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से होने के कारण सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप लोग को फंक्शन में पढ़ाएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, हमेशा होते रहता है ना, रेगुलर कंटिन्यूअस होते रहता है। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू होते रहते हैं, प्रोटीन बनते रहता है, लिपिड बनते रहता है ना, बहुत सारी चीजें बनते रहती है। तो यहां पर देखोगे आप कि ये इस तरह से, इसको जब आप देखो, जैसे इसको देखो हम जूम कर रहे हैं, आज देख लेते हैं कहां तक जूम होता है। 300 तक जूम हुआ ना, इतना जूम हो गया ना। अब देखो जूम करने के बाद कितना बड़ा हो गया ना। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो ये अंदर का सरफेस हुआ, ये बाहर का हुआ ना। ये अंदर का सरफेस है, ये बाहर का सरफेस है। अंदर का जो सरफेस होता है, स्पेस होता है, इसको कहा जाता है इंट्रा ल्यूमेन स्पेस, और इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमेन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं छोटा। हाँ, लिखा गया ना उसमें आ गया है ना। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोप भी जूम होता है ना। इसे जूम करने के बाद आपको सरफेस दिखाई दे रहा है। तो इंट्राल्यूमेन अंदर वाला पार्ट, एक्स्ट्रा ल्यूमेन, है ना। यही वाला था क्या? ये वाला पढ़ रहे थे ना, ये वाला पेज था। गर्मी से आप लोग थोड़ा सा सुस्त हो जाते हो ना, सुस्तता आती है ना, होता है, कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे कोचिंग वगैरह में जाओगे तो बहुत कम बच्चा कोचिंग अभी जा रहा है गर्मी के कारण। क्या करोगे? कोई बात है, आप लोग में बहुत लोग नहीं आ रहे। 12 में भी वही हाल है। 12 में 70 बच्चे हैं टोटल, और अभी मात्र हमको लग रहा है 25 से 30 बच्चा है बस, जो कि रेगुलर आ रहा है। सब घर में बैठा हुआ है। तो गर्मी के कारण थोड़ा सा लोगों का क्या हुआ? हाँ, वहां भी तो गर्मी ही लगता है, सही बात है। उससे अच्छा पढ़ ही लेना सही है ना। लोड नहीं लेना चाहते दिमाग पे, बस थोड़ा सा मिलना चाहिए, कोई मतलब है, कोई एक्सक्यूज मिलना चाहिए, बस घर भाग जाते हैं। अभी पढ़ाई नहीं होगा, बाद में पढ़ाई होगा, यही सब होता है ना बच्चा का। ये कहां से कहां आ गया भाई? अच्छा, ये सही है ना। ये यहां क्यों आ गया? यहां था। गड़बड़ हो गया क्या भाई? गड़बड़ हो गया। ये सही है ना, ये यहां आना चाहिए।
हाँ अब सही है। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आज थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पर देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, पहला पॉइंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एब्सेंट। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, या देखे होंगे, या न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। किधर पाया जाता है? नियर न्यूक्लियस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर प्लाज्मा में। मेन फिगर में देखें, आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस और SER प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह सिस्टर्नी और वेजिकल से बना होता है, क्योंकि दोनों में रफ था, राइबोसोम था ना, और ये ट्यूबुल से बना होता है। सिस्टर्नी एंड वेजिकल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड बाय ट्यूबुल्स, ट्यूबुल से बना होता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसमें राइबोसोम होता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन बनाना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है, तो यह लिपिड या हार्मोन वगैरह स्रावित करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, और राइबोसोम को जोड़ने के लिए एक गोंद या ग्लू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकेंड पाया जाता है, और इसमें एब्सेंट होता है। राइबोफ्लोरिन का काम होता है राइबोसोम से ER को अटैच करके रखना, एक तरह का गोंद का काम करता है, समझ रहे हो। राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेजेंट हेल्प राइबोसोम अटैच टू ER। तो राइबोफ्लोरिन ER से राइबोसोम को अटैच करने में हेल्प करता है, और इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। इट इज मोर स्टेबल, और
as smooth endoplasmic reticulum, it is less stable. It is less stable. तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे आपको, है ना, उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ज्यादातर हमारे लीवर वगैरह में पाया जाता है। और ये मसल्स वगैरह में पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर था जो आपको इसको याद रखना है। एनसीईआरटी में 2 अंतर ही दिया हुआ है जिसको हम मार्क कर लेते हैं। ये वाला आप लोग याद रखोगे, ये वाला अंतर दोनों का याद रखोगे, है ना। ये यही है, एक ही है ना। और ये तो सबको याद ही रहता है, राइबोसोम उसमें एब्सेंट होता है। तो इन दोनों लाइन को जरूर याद रखना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। तो आज का क्लास रखते हैं यहीं पर, यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन दे दिया है ना आपको। अच्छा, डीपीपी मिल चुका है ना इसका नहीं मिला है अभी, आप लोग को मिल चुका है। अच्छा ठीक है, कल मिल जाएगा, अगले क्लास में वो डीपीपी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस 4-5 दिन और है जो कि